गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th फिजिक्स के इस लेक्चर में जो आज आपका लेसन स्टार्ट होना है वो है जड़त्व एवं गति के नियम। इसके पहले आपको प्रक्षेप गति के बारे में बताया गया था। पिछला लेसन था जो उसको न्यूमेरिकल्स करवा दिए गए थे और उसके बारे में आपको डिफाइन कर दिया गया था। आज उसी के आगे चलते हैं और आज का टॉपिक जड़त्व एवं गति के नियम। सबसे पहले इस लेसन में हम एक चीज़ समझते हैं कि आखिर बल क्या होता है आपका। ठीक है, बल जिसे बोलते हैं हम अपना फोर्स। फोर्स क्या होता है? तो बल क्या होता है? एक बाह्य कारक है। बल वह है बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे कोई आपकी टेबल है क्लास में, ये रखी हुई है, ठीक है, तो ये जब तक रखी रहेगी जब तक कि हम इस पर कोई बाह्य बल न लगाएं। अगर हम इस पर बाह्य बल लगा देंगे तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी? परिवर्तन हो जाएगी। ठीक है, तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, कभी कभी ये भी हो सकता है कि हम प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन हमारा प्रयास असफल हो जाए, ठीक है, या हमारा प्रयास उतना ज्यादा सक्सेस ना हो। ठीक है, लेकिन अगर प्रयास भी किया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? बल कहलाता है। ठीक है, फिर एक बार लास्ट बार, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ये कक्षा में बोर्ड लगा है, ये आपका यहीं लगा रहेगा, हम इस पर वो बाह्य बल लगाएंगे तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। चलिए, बल के बाद आता है आपका जड़त्व। ठीक है, जो अगला आपका आता है टॉपिक आपका नेक्स्ट है वो क्या है? आपका जड़त्व। ठीक है, इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया क्या होता है? जड़त्व। ठीक है, किसी वस्तु का वह गुण। ठीक है, जड़त्व क्या होता है आपका? किसी वस्तु का वह गुण, ठीक है, जो उस वस्तु की स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, स्थिति परिवर्तन का विरोध करने का जो गुण होता है आपका वो क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। फिर समझ लीजिए, वस्तु का वह गुण जो वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, तो इस प्रकार के गुण को जड़त्व कहते हैं। ठीक है, अब कैसे आपको डिफाइन करेंगे? आपने देखा होगा जब आपने कभी रेल में सफर किया होगा ट्रेन में, तो ट्रेन अगर अचानक खड़ी हुई है, जैसे स्टेशन पर खड़ी हुई है और जब चलना प्रारंभ करती है तो क्या करती है? आपकी बॉडी पीछे की ओर झुक जाती है। ठीक है, जैसे आपने ये भी देखा होगा मोटरसाइकिल में फील किया होगा, गाड़ी में जब आप बाइक चलाते हैं तो बाइक को अगर बाइक चलाने वाला यात्री क्या करे, जो चला रहा है ड्राइव कर रहा है, अगर वो एक्सीलेटर को अचानक क्या कर दे? दबा दे, तो जो पीछे यात्री बैठा होगा वो क्या करता है? पीछे की ओर झुक जाता है। तो ये सब क्या हो रहा है? स्थिति परिवर्तन का विरोध हो रहा है। ठीक है, और स्थिति परिवर्तन के विरोध का जो गुण होता है वो गुण आपका क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, इसके कई सारे होते हैं आपके। अब जड़त्व मुख्यतः आपका 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपके? पहला होता है आपका विराम का जड़त्व। जो पहला है आपका विराम का जड़त्व होता है। जो दूसरा होता है आपका वो होता है आपका गति का जड़त्व। और जो आपका तीसरा होता है वो होता है आपका दिशा का जड़त्व। ठीक है, ये 3 टाइप्स के आपके जड़त्व होते हैं। पहला क्या होता है? विराम का जड़त्व, दूसरा क्या होता है? गति का जड़त्व, और तीसरा होता है आपका दिशा का जड़त्व। तो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे आपका विराम का जड़त्व। ठीक है, विराम का जड़त्व क्या होता है? इसकी अगर डिफाइन करें, परिभाषा आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? यदि कोई वस्तु का वह गुण, यहीं से स्टार्ट करना है, वस्तु का वह गुण जो उसकी विरामावस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। फिर सुन लीजिए, वस्तु का वह गुण जो उसकी विरामावस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, तो वस्तु के इस प्रकार के गुण को विराम का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, विराम का जड़त्व है मतलब विराम अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करने का जो गुण होता है वो कहलाता है आपका विराम का जड़त्व। अब कई सारे इसके आपके एग्जाम्पल हैं आपके सामने, तो हम आपको ये एग्जाम्पल कई सारे बताए दे रहे हैं। जैसे
पहला एग्जाम्पल आपको हमने जैसे अभी बस का बताया था कि बस अथवा ट्रेन में यदि कोई यात्री सफर कर रहा है और ट्रेन के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री विराम के जड़त्व के कारण ही पीछे की ओर झुक जाते हैं। अब इसको अगर डिफाइन करें तो डिफाइन क्या है भाई, जब गाड़ी आपकी विराम अवस्था में है, ठीक है, तो आपका बॉडी भी क्या है, पूरी विराम अवस्था में है, ठीक है, लेकिन जैसे ही गाड़ी ने चलना स्टार्ट किया तो हमारी शरीर का जो निचला हिस्सा है वो किसके संपर्क में है, ट्रेन के संपर्क में है। जब वो ट्रेन के संपर्क में है तो नीचे वाला हिस्सा ट्रेन के संपर्क में होने के कारण फौरन गति अवस्था में आ जाता है, तुरंत आपका गति अवस्था में आ जाता है। लेकिन शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है जो ट्रेन के कांटेक्ट में नहीं है वह उस परिवर्तन का विरोध करती है, यानी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, जिसके कारण हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है, अर्थात पीछे की ओर हमारे शरीर का हिस्सा चला जाता है। दूसरे एग्जाम्पल और भी हैं आपके, जैसे पेड़ है आपका, तो पेड़ में जो फल वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, तो प्रारंभ में वो क्या है भाई, पके हुए हैं, लटके हुए हैं, ठीक है, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जाके पेड़ को जाके हिलाएंगे, जब आप पेड़ को हिलाएंगे तो क्या होगा, पेड़ से संबंधित पेड़ की टहनियां जो है वो किस अवस्था में आ जाएंगी, फौरन गति अवस्था में, क्योंकि आपने पेड़ को गति कराया तो उससे रिलेटेड जो टहनियां हैं वो तो गति अवस्था में आ जाएंगी। लेकिन जो फल उसमें लटके हुए हैं वह क्या करेंगे, विराम अवस्था में ही रहना चाहेंगे, अर्थात वह विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेंगे, जिसके कारण हमारे पेड़ पर लटके हुए फल क्या हो जाते हैं, आपके टूटकर नीचे की ओर गिर जाते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे अगर कभी आप फायर करें, बंदूक से गोली अगर चलाएं और शीशे पर वो जाके लगती है तो क्या होता है कि जिस शीशे के जिस पार्ट पर वो लगती है उस पार्ट में छेद हो जाता है, बकाया कहीं पर भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका भी रीजन वही होता है आपका, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फिर से समझ लीजिए, अगर यहां पर आप फायर करेंगे तो क्या होगा, यहां तो छेद हो जाएगा और ये हिस्सा क्या हो जाएगा, आपका चिटक जाएगा। तो रीजन वही है, यहां पर ये वाला हिस्सा तो फौरन गति अवस्था में आ जाएगा, लेकिन जो आसपास का जो हिस्सा है वो आपका विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगी, जिसके कारण ये आसपास का हिस्सा क्या हो जाएगा, आपका चटक जाएगा, ठीक है। अब इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि बंदूक की गोली हो या पत्थर हो, ठीक है, दो तरीके से आप यहां पर डिफाइन करते हैं अपना, ठीक है, कि अगर हम बंदूक की गोली से मारें, ठीक है, इस चीज को दो तरीके से, बंदूक की गोली से मारेंगे तो आराम से एक छेद हो जाएगा, लेकिन आप अगर पत्थर से मारेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर आपका पूरा चटक जाएगा। रीजन यही है, बंदूक की गोली में स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होती है, वो यहाँ पर क्या कर देगी, आपका छेद कर देगी, ठीक है। पत्थर में मारेंगे तो पत्थर में वेलोसिटी कम होती है, जिससे पूरा क्या हो जाएगा, आपका चटक जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका विराम का जड़त्व। अब यहीं पर आपका क्या आता है, गति का जड़त्व आता है, ठीक है। गति का जड़त्व क्या होता है, सिंपल सी बात है, वस्तु का वह गुण जो उसकी गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, तो इस प्रकार के गुण को गति का जड़त्व कहते हैं। फिर समझ लीजिए, वस्तु का वह गुण जो उसकी गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, तो वस्तु के इस प्रकार के गुण को गति का जड़त्व कहते हैं, ठीक है। अब इसके भी एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल ट्रेन ही वाले ले लीजिए, ठीक है। ट्रेन है, अचानक चल रही है, अचानक क्या कर दिया, उस पर कोई ब्रेक मार दे तो हमारे शरीर का हिस्सा क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। आप बाइक में भी वही कंडीशन है, आप ब्रेक मार देंगे, बॉडी आगे की ओर मूवमेंट करेगी। तो ये सब क्यों होता है, इन सब का सीधा सिंपल रीजन यही होता है आपका, कि जब हमारे शरीर का जो भाग गाड़ी के संपर्क में है तो वह फौरन गाड़ी के विराम अवस्था में आते ही शरीर का हिस्सा भी फौरन विराम अवस्था में आ जाएगा। लेकिन ऊपरी हिस्सा क्या है, गति अवस्था में था, तो वह गति अवस्था में ही रहना चाहेगा, अर्थात वह गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा, जिसके कारण हमारा शरीर क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। तो ये आपके गति अवस्था के एग्जाम्पल है, और भी आपके गति अवस्था के कई सारे एग्जाम्पल हैं आपके, ठीक है। अब
एक एग्जाम्पल ये आपने पढ़ा होगा कि जैसे कोई ट्रेन या गाड़ी से कोई यात्री उतर रहा है तो उसको सलाह दी जाती है कि भाई गाड़ी की गति की दिशा में ही आप क्या करो, चलते हुए कूदो। तो वही चीज है, अगर वो सीधा कूदेगा तो उसका बॉडी जो होगी वो मूवमेंट नहीं करेगी, सीधे विराम अवस्था में आना चाहेगी, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, आपका गिर जाता है। यानी सिंपल सी बात है, आप जैसे ट्रेन, चलती ट्रेन है, धीमी धीमी स्पीड कम हो रही है और आप उससे उतर रहे हैं, तो अगर आप उससे उतरेंगे और आप चाहेंगे सीधे हम उतर जाएं परपेंडिकुलर, तो आप नहीं उतर पाएंगे, आप गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रेन में चल रहे हैं तो आपकी बॉडी पूरी की पूरी क्या है, गति अवस्था में है। ठीक है, जब आप नीचे उतरना चाहेंगे तो पैर तो आपके किस अवस्था में रहना चाहेंगे, गति अवस्था में, क्योंकि पैर आपके किसके संपर्क में है, गाड़ी के। लेकिन ऊपरी हिस्सा क्या है, वो विराम अवस्था में है। तो कुछ समय के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेन की दिशा में ही, जिस डायरेक्शन में हमारी ट्रेन जा रही है, अपने शरीर को भी उसी डायरेक्शन में आपको लेके जाना है, जिसके कारण आप गिरेंगे नहीं और पूरी की पूरी बॉडी थोड़ी देर के लिए गति अवस्था में बनी रहेगी, जिससे आप गिरना से बच जाएंगे आप अपना। तीसरा आपका यहीं पर होता है, आपका दिशा का जड़त्व होता है। दिशा का जड़त्व, तो दिशा का जड़त्व क्या होता है, सिंपल सी बात है, वस्तु का वह गुण जो उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। भाई दिशा की बात है, यहां तो डायरेक्शन की बात करेंगे। सिंपल सी बात है कि दिशा में जो परिवर्तन हो रहा है, डायरेक्शन में जो परिवर्तन हो रहा है, उसको विरोध करने का जो गुण हो जाएगा वस्तु का, वह क्या कहलाएगा, आपका दिशा का जड़त्व कहलाता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल हैं, तो एक बहुत सटीक एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि ट्रेन अथवा बस में जब आप सफर करते हैं और कहीं पर अगर आपको मोड़ मिल जाती है इस तरीके से, ठीक है, तो क्या होता है, आपके शरीर का हिस्सा मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर क्या होने लगता है, जाने लगता है। ठीक है, होता क्या है भाई, जैसे पहले ट्रेन हमारी सीधे आई, अब अचानक ये मोड़ आ गई है, तो हमारे शरीर का भाग जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो तो क्या कहेगा, हमें को तो सीधे गति करना है। ठीक है, यानी वो अपनी दिशा में होने वाले परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा, जिसके कारण क्या होता है, वो अपना बाहर की ओर झुक जाता है। तो ये तो आपका दिशा का जड़त्व हो गया। अब यहीं पर आते हैं आपके न्यूटन के गति विषयक नियम आते हैं। ठीक है, तो न्यूटन का गति विषयक जो प्रथम नियम होता है उसको डिफाइन करेंगे। पहला आपका आता है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। देखिए क्या होता है, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। ये क्या होता है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, यानी विराम में है तो वो आपकी विराम में ही रहेगी। ठीक है, और अगर गति में है तो वह हमारी गति में ही रहेगी। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल अपन लोग अप्लाई ना करें। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। या ये कह सकते हैं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये बोर्ड है, यहाँ लटका है, आज कल भी यही रहेगा, परसों भी यही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक कि हम इस पर कोई बाह्य बल अप्लाई ना करें। टेबल मेज कुर्सियां जो हैं आपकी क्लास में रखी हुई हैं, तो ये तब तक रखी रहेंगी जब तक कि हम इन कुर्सियों मेजों पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, उनकी स्थिति में परिवर्तित करने के लिए हम बाह्य बल नहीं लगाएंगे। तो ये हो जाता है आपका न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। अब आता है आपका संवेग, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। वही सेकंड नियम क्या होता है, द्वितीय नियम आपका जो होता है वो क्या होता है, सिंपल सी बात है कि संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा पी बटे डेल्टा टी जो होती है वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। ये डिफाइन कर दें, डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, जो पी होता है आपका, डेल्टा पी होता है वो क्या होता है आपका, संवेग होता है। डेल्टा टी तो आपको जानते ही है क्या होता है, ये डेल्टा पी संवेग परिवर्तन। पूरा डिफाइन करेंगे तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा आपका, समयांतराल हो जाएगा। इसके बाद एफ जो होता है वो क्या है आपका, बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स है आपका। तो क्या होता है नियम, किसी वस्तु पर में संवेग परिवर्तन की जो दर है वह आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। फिर सुन लीजिए, वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है।
समानुपाती का निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा k डेल्टा p बटे डेल्टा t। यहाँ से आप एक रिलेशन और निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको p बराबर मालूम है क्या होता है आपका m इंटू वी होता है। तो आप उठा के अगर रख देंगे, चलिए यहाँ करे दे रहे हैं फिर से शुरू से, इससे आप एक फॉर्मूले की उत्पत्ति कर सकते हैं f बराबर ma की। तो देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है कि f बराबर जो अभी अभी हमने पढ़ा है, f बराबर वो कितना होता है आपका डेल्टा p और बटे कितना होता है डेल्टा t होता है। आपको मालूम है कि संवेग p बराबर कितना होता है m इंटू वी होता है, ठीक है। तो आप उठा के यहाँ रख दीजिए, तो फोर्स F इक्वल हो जाएगा डेल्टा m इंटू वी वैक्टर और बटे क्या हो जाएगा डेल्टा t। m तो आपका कांस्टेंट है तो बाहर कर लो, ये अंदर आ जाएगा डेल्टा v और बटे कितना हो जाएगा डेल्टा t। ये इक्वेशन कोई मान लीजिए फर्स्ट हो गया, क्योंकि आपको मालूम है वी नो दैट, आपको मालूम है कि डेल्टा v बटे डेल्टा t जो होता है वेग परिवर्तन की दर वो एक्सीलरेशन यानी त्वरण के बराबर होती है। तो आप यहाँ क्या आ जाएगा इसकी जगह m इंटू ए वैक्टर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा f वैक्टर बराबर m इंटू ए वैक्टर, यानी आरोपित बाह्य बल जो है वो वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो F बराबर कितना हो गया आपका ma, ये आपका क्या हो गया उसका न्यूटन का गति विषय का आपका जो द्वितीय नियम है आपका, ये द्वितीय नियम आ गया आपका, ठीक है। अब आप चलते हैं यहीं पे आगे तृतीय नियम में भी चलते हैं। तो तृतीय नियम देख लीजिए आप अपना। तृतीय नियम क्या होता है आपका, बहुत सिंपल है, ठीक है। और तृतीय नियम ये है आपका तृतीय नियम। इसका एक नाम और होता है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या कहता है भाई ये नियम, चलिए बात करते हैं। तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया नियम, यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करती है तो वह वस्तु भी पहली वाली वस्तु पर उतना ही बल लेकिन विपरीत दिशा में आरोपित करती है, ठीक है। यानी आप अगर किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर विपरीत दिशा में उतना ही बल आरोपित करेगी, ठीक है। ये आपका होता है क्या न्यूटन का तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसमें और एक चीज और कह सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। अगर एक लाइन में आप डिफाइन करना चाहें तो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा कि प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब आपको एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आपका जो न्यूटन का आपका तृतीय नियम है, ठीक है, उसमें क्या है आपका अभी देखते हैं उसको। देखिए उसमें आपका क्या है, ऐसे एग्जाम्पल आपको सोचने हैं कि अगर आप उस पर बल लगा रहे हैं तो वो भी आप पर बल लगा रहे हैं। तो सबसे सटीक एग्जाम्पल है कि आपका पृथ्वी पर चलना। जब आप पृथ्वी पर चलते हैं तो आपके पंजे जो होते हैं वो न्यूटन के तृतीय नियम पर ही आधारित है, या ये कह सकते हैं आप कि मनुष्य का पृथ्वी पर चलना न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम पर ही आधारित है। तो क्या है, जब आप पृथ्वी पर चलते हैं तो आपके पंजे के जो आगे वाला हिस्सा है वो क्या करता है, जैसे ये आपका फॉर एग्जांपल पंजा है, इस तरीके से जो आगे वाला हिस्सा है वो पृथ्वी पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो पृथ्वी भी क्या करती है, पीछे वाले पंजे पर उस पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, जिससे आप आगे की ओर क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो ये न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम का या क्रिया प्रतिक्रिया का, पंजे के आगे वाले हिस्से ने पृथ्वी पर फोर्स लगाया तो पीछे वाले पृथ्वी ने पीछे वाले हिस्से पर फोर्स लगा दिया, ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे बंदूक वाला सुना होगा कि जब बंदूक से आप गोली चलाते हैं तो बंदूक पीछे की ओर क्या करती है, धक्का देती है। क्यों, आपने बंदूक पर क्रिया करी तो बंदूक ने भी आपकी क्या करी, बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया करी और आपकी बॉडी पर वो क्या हो गई, आपके पीछे की ओर उसने धक्का दे दिया। तो ये आपका तृतीय नियम पर आधारित है आपका। और भी एग्जाम्पल है कि जब आप नाव से उतरते हैं तो आपका क्या होता है, नाव पीछे की ओर चली जाती है। कभी नाव से उतरेंगे आप तो देखिएगा कि जैसे ही आप नाव से उतरेंगे तो नाव क्या हो जाती है, पीछे की ओर। तो होता क्या है, नाव से उतरे, आपने नाव को धक्का दिया पीछे की ओर, नाव ने आपको धक्का दिया आगे की ओर, तो आप क्या हो गए, आगे की ओर निकल के आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे आपके जो एग्जाम्पल होते हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, आपके न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब कुछ द्वितीय नियम के एग्जाम्पल भी समझ लीजिए, ठीक है। हमने अभी इसके बताए नहीं है, इसके एग्जाम्पल
इसका एग्जाम्पल आपके जो मैन डिफाइन होंगे वो इसी फॉर्मूले से डिफाइन होंगे, F बराबर डेल्टा V बटे डेल्टा T से। एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि क्या कारण है कि क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी गेंद को जब वो पकड़ता है तो गेंद को कैच करते समय कैच के साथ साथ अपने बॉल के साथ साथ अपने हाथ को क्या करता है, पीछे की ओर ले जाता है। यानी आपने क्रिकेट खेला होगा, सबने तो देखा होगा, जैसी बॉल आई तो क्या करता है, वो सीधे इस तरीके से तो कैच कर नहीं लेता है। अगर वो इस तरीके से कैच करेगा तो क्या होगा, उसके हाथ में चोट लग जाएगी। तो वो आखिर ऐसा क्यों करता है, इसको आपको यहाँ डिफाइन करना है। तो सिंपल सी बात है, F बराबर डेल्टा P बटे क्या होता है, डेल्टा T। जैसे ही गेंद आई और गेंद को खिलाड़ी ने क्या किया, सीधे स्ट्रेट पकड़ लिया। जब वो सीधे स्ट्रेट पकड़ लेगा तो गेंद को पकड़ने में टाइम क्या लगेगा, आपका कम लगेगा। जब टाइम कम लगेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, आपका अधिक अप्लाई होगा। जब फोर्स अधिक अप्लाई होगा तो उसके हाथ में क्या लग सकती है, चोट लग सकती है। अब इसके विपरीत वो क्या करे, गेंद को पकड़े और पीछे की ओर खींच ले हाथ को, तो क्या होगा, आपका टाइम अधिक लगा। और टाइम जब यहां अधिक लगेगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि F और डेल्टा T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर समय अधिक लगेगा तो आपका फोर्स कम होगा, और टाइम यदि आपका कम लग रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, आपका अधिक अप्लाई हो जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं यहाँ पर, ये सारे आपके न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम पर आपका ये एग्जाम्पल था। ठीक है, और भी इस पर बेस एक दो एग्जाम्पल है तो वो भी हम आपको बताए दे रहे हैं, उनको भी आप समझ लीजिएगा आप अपना। ठीक है, और भी है, जैसे आपने देखा होगा कि सीमेंट के फर्श पर अगर आप गिरें, ठीक है, तो आपको ज्यादा चोट लग जाएगी। इसके विपरीत आप बालू या मिट्टी के फर्श पर गिरें तो आपको कम चोट लगती है। क्या होता है भाई, तो रीजन यही होता है कि आप जब सीमेंट के फर्श पर गिरेंगे तो क्या होगा, फर्श तो मजबूत है, जैसे ही आप गिरेंगे तो गिरने में समय कम लगा तो बल क्या हो गया, ज्यादा। बल ज्यादा हो गया तो आपको चोट क्या लग गई, ज्यादा लग गई। ठीक है, और अगर आप बालू में गिरते हैं तो बालू में थोड़ा सा तो अंदर घुसेंगे ही घुसेंगे। जब आप थोड़ा सा घुसेंगे मतलब समय क्या लगा, कम। समय कम लगेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, जब बालू में गिरेंगे तो समय क्या लगेगा, अधिक। समय अधिक लगेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये थे आपके न्यूटन के गति विषयक प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम थे। ठीक है, कल हम इसी के आगे आपको लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कल या परसों में इस लेसन को समाप्त कर दिया जाए। आपको पढ़िए, 19 तारीख से आपके स्कूल खुल जाएंगे, ये आपको मैसेज के थ्रू बता दिया गया था सभी लोगों को। ठीक है, उसकी और भी जो गाइडलाइन होगी वो आपको बता दी जाएगी। साथ ही साथ जो आपको मेन काम करना है वो आपको एक एप्लीकेशन अपने गार्जियन से लिखवा के लानी है, स्वीकृति पत्र जिसे कहते हैं, जिसमें आपके अभिभावक लिख के साइन करेंगे कि विद्यालय में हम अपने विद्यार्थियों को जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। इसका जो प्रारूप होगा वो आपको भेज दिया जाएगा। घर में पढ़िए, 19 से जब आपके स्कूल खुलें तो आप स्कूल आइए सादर। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अगले लेक्चर में।